Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and our new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Ventures Academy. आज का ये हमारा बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। हमने कल जितना भी थ्योरी पार्ट कवर किया था, अब उस थ्योरी पार्ट से हम कुछ MCQ सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको ये फायदा होगा डियर व्यूवर्स कि आपका जो कंसेप्ट था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो भी हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है उससे रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट था या ज़रा सा भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम था तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लेक्चर के एंड तक बने रहें क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको ACF और रेंजर के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए डियर व्यूअर्स पढ़ते हैं आज के हम अपने इस लेक्चर की तरफ और देखते हैं इस MCQ सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। सबसे पहले तो ये देखिए कि ऑटो वर्ड का मतलब होता है स्वयं और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो मोड शामिल होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, यानी कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं जो इस न्यूट्रिशन के मोड को फॉलो करते हैं और जनरली वो कौन होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब प्लांट्स अपना खुद जब प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, स्टार्च एंड फ्रक्टोज। तो ये तो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, राइट। प्रोटीन और फैट्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन और फैट्स तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे होते हैं। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो डेफिनेटली अगर कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है तो उसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है या रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या करता है। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज। डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फिर फोटोलिसिस होता है, फिर जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमने पूरे फोटोसिंथेसिस को कल के लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। डियर व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाइए और उस लेक्चर को देखिए। लेक्चर का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज। तो डेफिनेटली जो ग्रीन पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनाने के काम में आता है वो है हमारा क्लोरोफिल। हमें पता है कि लीफ को जो ग्रीन कलर प्रोवाइड होता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल इज मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कहाँ पर टेक प्लेस करती है, लीफ में। एज वेल एज हमने देखा था कि रूट्स के कुछ पार्ट्स में भी वो एग्जिस्ट करती है। और जब जो श्रब्स और हर्ब्स होते हैं जब वो यंग एज के होते हैं तो इनके स्टेम पर भी टेक प्लेस करती है। आप
आपको इससे भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो है वो डेवलप हो सकता है। अगर आपने अभी तक मेरा थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो वहां पर जाकर जरूर देखिए, अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि वो आप ही का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ग्रीन लीफ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल हैज अ पॉर्फिरिन रिंग विथ डैश एट द सेंटर। तो काफी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डियर व्यूअर्स, देखिए, अगर मैं यहाँ पर पॉर्फिरिन रिंग की बात करूँ तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉर्फिरिन रिंग क्या होता है। पॉर्फिरिन रिंग एक तरीके का रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। तो अगर हम पॉर्फिरिन रिंग का स्ट्रक्चर देखें तो उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक, और अगर हम क्लोरोफिल के केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉर्फिरिन रिंग के साथ टेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल में जो पॉर्फिरिन रिंग होता है उसके सेंटर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? क्या वो आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है या फिर कार्बन है? तो अब वो पॉर्फिरिन रिंग में सेंटर में कौन सा एलिमेंट होता है ये जानने के लिए तो हमें क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से दिखाई देता है अगर हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिंग है ये इसका पॉर्फिरिन रिंग वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पर देखिए ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोफिल का। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सेंटर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो सेंटर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है पॉर्फिरिन रिंग के सेंटर में? मैग्नीशियम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। डियर व्यूअर्स, अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर को समझाना चाहूंगी या कोशिश करूंगी तो उसके लिए आपको पहले 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए और फिर हम 12th क्लास में इस स्ट्रक्चर को बायोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर होता है उसमें बहुत ही ब्रीफली देखते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं। ठीक, तो इस वजह से आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉर्फिरिन रिंग के साथ एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और पॉर्फिरिन रिंग के सेंटर में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज योर मैग्नीशियम। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपका जो सिलेबस का टॉपिक है वो डेफिनेटली 10th क्लास का टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो 11th-12th लेवल को टच करता है। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चंस या मैंने जो क्वेश्चंस डेवलप किए हैं, हम जिस क्वेश्चंस या एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे तो हम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ओके डियर व्यूअर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, chlorophyll pigment is located in which organelle of a cell? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनल क्या होता है। ऑर्गेनल को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी जीवन, किसी भी जीवन की जो शुरुआत होती है वो एक सेल से होती है। सेल क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, अब मैं जब ये सेल के बारे में बात कर ही रही हूँ तो जो व्यूअर्स मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी जाकर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर बताइए कि सेल की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी। और देखते हैं कि कितने लोगों का कमेंट आता है। और अगर आप एसीएफ के पेपर के लिए बहुत ही डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे लेक्चर को ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कर कर बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो सेल बेसिकली क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या होता है कि सेल के अंदर, सपोज ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनल कहलाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्लोरोफिल पिगमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑर्गेनल ऑफ अ सेल। क्लोरोफिल जो है वो कौन से सेल के
कौन से ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, apart from the plant which microorganisms also do photosynthesis? Very important question and very beautiful question। जैसे देखिए, कल हमने क्या डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है? ऑटोट्रॉफ्स। और मेजरली देखा जाए तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द प्लांट, प्लांट के अलावा वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि फंजाई जो है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, अमीबा जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम इन सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स के अलावा अल्गी और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इट मीन्स दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम? वेरी गुड क्वेश्चन। कल हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है, जो केमिकल प्रोडक्ट आता है, दैट इज आवर व्हाट? C6H12O6, राइट। अब इसमें ये जो कार्बन है ये कहाँ से निकल कर आ रहा था? ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकल कर आ रहा था। और इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है दैट इज व्हाट? एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। तो हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी डिस्कस किया था और वहां से हमें पता चला था कि ये जो C6 है ग्लूकोज में वो कहाँ से मिल रहा है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है। बट अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है, ठीक है, या प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो वो कहाँ से निकल कर आता है? तो हमने एक चीज और देखी थी कि जब सनलाइट ट्रैप होती है तो वो वाटर का फोटोलिसिस करता है, यानी कि वाटर जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें H पॉजिटिव में और ऑक्सीजन में। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सा जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल नहीं होता है? तो अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसका फोटोसिंथेसिस में कोई भी इस्तेमाल या कोई भी यूज नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर व्हाट? ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? The mode of nutrition in green plant is very easy question. Option number C, that is your what? Autotrophic. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following describes the characteristic of a living being? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं, तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताती है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बीइंग है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और उस फूड
की मदद से हम उसको अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से एनर्जी के फॉर्म में उसका यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक। अब सेकेंड ऑप्शन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, दैट इज योर व्हाट, एक्सक्रीशन। थर्ड ऑप्शन इज योर व्हाट, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपलर फूड मटेरियल में, सिंपलर पार्ट में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है या उनको कंफ्यूजन होता है कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, इसी प्रोसेस को वो रेस्पिरेशन समझते हैं। नहीं डियर व्यूअर्स, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जो हम फूड मटेरियल इनटेक करते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो इन तीनों प्रोसेस को तो फॉलो कर ही रहा होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर व्हाट, ऑल ऑफ ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लाइट एनर्जी इज चेंज टू केमिकल एनर्जी, राइट। हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बाय स्टार्च, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे ऑप्शन को। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है वो तो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, राइट। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फोटोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, वो ब्रेक डाउन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन के फॉर्मेशन में, यानी कि ग्लूकोज में जो 6 एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनाने का जो काम होता है, वो जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, तो सही ऑप्शन है क्लोरोफिल। क्यों सही ऑप्शन है, क्योंकि डियर व्यूअर्स, अगर आपने मेरा थ्योरी वाला लेक्चर देखा है तो हमने उसमें एक टॉपिक डिस्कस किया था वेरिएटेड लीव्स वाला। वेरिएटेड लीव्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे सपोज मनी प्लांट का लीफ है, ठीक। तो इस मनी प्लांट को अगर आपने देखा होगा उसकी लीफ को, तो उसमें आपने देखा होगा कि येलो कलर के आपको कुछ लाइंस या पार्ट्स दिखते होंगे। तो अगर हम क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करें तो इस लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर टेक प्लेस करेगी जो कि ग्रीन वाला पोर्शन है। सपोज ये पूरा पोर्शन ग्रीन है, तो इस ग्रीन वाले पोर्शन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो वर्क करेगी। लेकिन जो येलो वाला पार्ट है वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगी। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को टेक प्लेस कराने के लिए किसका होना कंपलसरी है, क्लोरोफिल का। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो लाइट जो है वो केमिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, राइट। वाटर का ब्रेकडाउन होने से क्या मतलब, वाटर का ब्रेकडाउन कब होगा, जब क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर क्लोरोफिल। ठीक। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कार्निवोरस प्लांट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि पिक्चर प्लांट की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होता है, ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, इसको देखकर सभी बता सकते हैं कि पिक्चर प्लांट जो होता है वो कार्निवोरस होता है। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्निवोरस क्या होता है।
कार्निवोरस प्लांट या कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। और वो सारे प्लांट्स या वो सारे स्पीशीज जो कि वेजिटेरियन होते हैं, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, वो सारे के सारे क्या हैं, हर्बीवोरस एनिमल। ठीक। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इन सभी में से कौन है जो कि कार्निवोरस है, कार्निवोरस प्लांट है। तो पिक्चर प्लांट जो है ये बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट सबको पता होता है। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर कर आ जाएंगे। लेकिन हमें पहले सनड्यू और ब्लैडर वॉर्ट्स के बारे में भी जानना होगा कि ये दोनों प्लांट्स भी कौन से प्लांट्स होते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पिक्चर प्लांट क्या होता है और सनड्यू क्या होता है, ब्लैडर वॉर्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पिक्चर प्लांट के बारे में। तो अगर मैं पिक्चर प्लांट की बात करूं तो पिक्चर प्लांट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही कोई इंसेक्ट वहां पर आकर बैठता है तो ये जो प्लांट है वो उसको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। ठीक, इट मीन्स व्हाट कि पिक्चर प्लांट जो है वो कार्निवोरस होता है। ठीक, अब हम देखते हैं सनड्यू के बारे में। तो अगर मैं सनड्यू की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए, देख रहे होंगे कि ये जो प्लांट है ये भी क्या करता है, इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर लेता है। और सनड्यू जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अच्छा, पिक्चर प्लांट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो मेडागास्कर, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और सनड्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इट मीन्स व्हाट कि सनड्यू जो है वो भी क्या है, कार्निवोरस प्लांट है। ठीक, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, ब्लैडर वॉर्ट्स। अगर मैं ब्लैडर वॉर्ट्स की बात करूं तो ब्लैडर वॉर्ट्स क्या होता है, ये एक एक्वेटिक स्पीशी है, एक्वेटिक प्लांट है। और पानी में जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम अपने रूट्स के थ्रू, अपने फ्लावर्स के थ्रू उनको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। और अगर देखा जाए तो ब्लैडर वॉर्ट्स जो है इसके टोटल 233 स्पीशीज मिलती हैं, जो कि ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। और अगर हम ब्लैडर वॉर्ट्स की बात करें तो ये जो है वो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसकी मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज जो है वहां पाई जाती हैं। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर व्हाट, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए डियर व्यूअर्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स oxidation of PGA, RUBP, chlorophyll A, chlorophyll या both A and B। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। फोटो का मतलब हमेशा क्या होगा, फोटो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइट को, है ना। फोटो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइट को। और रेस्पिरेशन का मतलब अभी हमने देखा, इट मीन्स व्हाट कि ये जो प्रोसेस होता है ये किस में पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स में होते हैं। हायर प्लांट्स क्या होते हैं, ये हम जब फॉरेस्ट्री वाला लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो सारे जो सब्जेक्ट हैं फॉरेस्ट्री में, हमने जितने भी टर्म्स देखे हैं तो आप दोबारा उनको एग्रीकल्चर में भी देखेंगे। अभी चूंकि हम यहाँ पर प्लांट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में भी आप बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो यदि आप मेरे सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके का डाउट जो है वो नहीं आएगा। यही तो फायदा होता है एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का। ओके, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक को कब डील किया था, राइट। तो वैसे तो आप लोगों के कमेंट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है मैं आप लोगों के लिए जब लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो प्लीज आप ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। थैंक यू सो मच एंड प्लीज प्लीज कीप सपोर्टिंग। चलिए चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। कि वो एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है जो कि हायर प्लांट्स में होती है। इसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन
टेक इन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं, जस्ट ऑपोजिट ऑफ जनरल पैटर्न ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, तो उसमें जो है ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर व्हाट, RuBP। अगर मैं RuBP के फुल फॉर्म की बात करूं तो वो होता है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट। ठीक, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान किसका ऑक्सीडेशन होता है, RuBP का ऑक्सीडेशन होता है। और फोटो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो जस्ट ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जो कि हायर प्लांट्स में कैरी आउट होता है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको एक्सेल करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C3 and C4 plants differ with respect to ऑप्शन। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि C3 प्लांट क्या होता है और C4 प्लांट क्या होता है। C3 प्लांट की अगर हम बात करें तो C3 प्लांट क्या होता है, जिसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जिसमें क्या होते हैं, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑलमोस्ट 85% प्लांट स्पीशीज जो होते हैं वो C3 प्लांट टाइप के होते हैं, और मोस्टली सारे सीरियल ग्रेन्स होते हैं। जो अन्न वाले जितने भी पौधे होते हैं वो सारे C3 टाइप्स के होते हैं। जब हम एग्रीकल्चर वाला पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे तो इस वाले पोर्शन को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले, ओट्स, पीनट्स, तो ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, C3 टाइप के होते हैं, और ऑलमोस्ट 85% स्पीशीज जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, C3 प्लांट के। ठीक, और अगर मैं C4 प्लांट की बात करूं तो C4 प्लांट क्या होता है, जो कि जिसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, है ना, और वो बेसिकली क्या करते हैं, शुगर कंपाउंड्स बनाते हैं। ज्यादातर जो है वो शुगर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जैसे पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, स्वीट कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, तो ये सारे कौन से टाइप्स के हो गए, C4 प्लांट्स के टाइप हो गए। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि C3 और C4 प्लांट जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स कंज्यूम, तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर C3 मॉलिक्यूल के C3 प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो C3 प्लांट जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP का इस्तेमाल करता है, 18 ATP एनर्जीज का इस्तेमाल करता है। लेकिन वहीं अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 66 ATP का इस्तेमाल करता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से, हाँ, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से वेरी करते हैं। इन दोनों में ATP मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग क्या है, डिफरेंस है। ठीक, फिर ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो C3 प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो होता है PGA। क्या होता है, PGA। तो PGA का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। C3 प्लांट जो है उनका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। वहीं C4 में क्या होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट OAA, OAA, that is your what, oxaloacetic acid, that is your what, oxaloacetic acid। तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो फिर भी डिफर कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज योर व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In Calvin cycle, one molecule of glucose is formed from. Very good question and very important question. Calvin cycle कौन होता है, जो
केल्विन साइकिल जब डार्क रिएक्शन हो रही होती है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर आपने कल का लेक्चर फॉलो किया है तो आपको इन सब में कोई भी डाउट नहीं आएगा। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रही हूँ कि मेरे किसी भी लेक्चर को स्किप ना करें, ठीक। तो केल्विन साइकिल जो है, जब केल्विन साइकिल हो रही होती है तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जब 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 18 एटीपी और 12 NADPH के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where does light reaction take place? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी हमने जब कल हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन जो है वो पिगमेंट्स में टेक प्लेस करती है। कौन से पिगमेंट में? ग्राना थाइलाकॉइड में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Element involved in stomatal regulation, its opening and closing is। तो ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें क्या बोला गया कि जो एलिमेंट इन्वॉल्व होता है जब स्टोमाटा जो है ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं तो वो एलिमेंट कौन है? तो चलिए इसको हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। जब कोई स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए आंसर तो पहले ही आ गया, पर पोटेशियम कैसे आ रहा है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है। ये इसका क्या है? सब्सिडायरी सेल है, ठीक, आउटर सेल है। अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में यूजुअली क्या होता है, जो स्टोमाटा है वो ओपन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस प्रोसेस। कल मैंने आपको बताया था, ठीक। तो अगर डे टाइम है तो डे टाइम में क्या होता है, लाइट, एक सेकेंड, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोप्लास्ट, ये आपस में मिलकर क्या कर रहे होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो सब क्या कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं, n नंबर ऑफ ग्लूकोज रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। और जब n नंबर ऑफ स्टार्च होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मैलिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड है इसमें क्या प्रेजेंट होगा? मैलेट आयंस प्रेजेंट होंगे। इस मैलिक एसिड में क्या प्रेजेंट होगा? मैलेट, MALATE, मैलेट आयंस प्रेजेंट होंगे और H पॉजिटिव प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये एसिड है, एसिड में मेनली कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। हम केमिस्ट्री में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट जब डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें इन बातों को ब्रीफली देखेंगे। चूंकि ये एसिड है तो एसिड में, इस मैलिक एसिड में क्या प्रेजेंट होगा? मैलेट आयंस होंगे और H पॉजिटिव होंगे, ठीक। अब ये जो H पॉजिटिव आयंस है, ठीक, ये कहाँ पर डिसोसिएट होने लग जाते हैं? गार्ड सेल पे। यहाँ पर एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर देती हूँ, नहीं तो आपको विजिबल नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर जो है H पॉजिटिव आयंस जो है, क्योंकि वो मैलिक एसिड है तो वाटर के प्रेजेंस में ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। किस तरीके से? मैलेट आयंस में और H पॉजिटिव में। कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर किसके प्रेजेंस में शो करता है? डेफिनेटली वाटर के प्रेजेंस में शो करता है ना। तो वाटर के प्रेजेंस में तो ये क्या हो जाते हैं? किसके H पॉजिटिव में वो क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट होने लग जाते हैं, ठीक। अब चूंकि क्या हो रहा है, ये डे टाइम में हो रहा है तो डे टाइम में जनरली स्टोमाटा जो है वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। मैंने आपको कल बताया था डे टाइम में स्टोमाटा जो है वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो ये जो H पॉजिटिव है ये सब्सिडायरी सेल के थ्रू बाहर निकलने लगता है और सब्सिडायरी सेल में K पॉजिटिव यानी कि पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? ये K पॉजिटिव जो है वो अंदर आने लगते हैं,
ठीक, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है के पॉजिटिव आयन के बीच और H पॉजिटिव आयन के बीच। के पॉजिटिव आयन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सब्सिडायरी सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर जो है वो सब्सिडायरी सेल से गार्ड सेल में एंटर करता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वाटर जो है वो सब्सिडायरी सेल से गार्ड सेल में एंटर करता है, ठीक, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। जैसे ही वाटर यहाँ पर एंटर करता है तो स्टोमाटा जो है वो स्वेल अप हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, सूज जाता है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको किशमिश का एग्जाम्पल दिया था। तो जैसे ही वो सब्सिडायरी सेल से गार्ड सेल में आता है और वो जो है वो फूल जाता है, तो पोटेशियम आयंस जो है, के पॉजिटिव आयंस जो है वो भी क्या करते हैं, अंदर की तरफ एंटर करने लगते हैं। ठीक, इस तरीके से इनटेक ऑफ पोटेशियम आयंस जो है वो भी टेक प्लेस करने लगते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, पोटेशियम आयन। तो जो एलिमेंट इन्वॉल्व होता है स्ट्रोमेटल की रेगुलेशन में, यानी कि वो वाटर को बैलेंस करता है, ठीक है, पोटेशियम क्या करता है, वाटर के आयंस को बैलेंस करता है, उनको रेगुलेट करता है। अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तो सेल क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए कि किशमिश को हम लगातार पानी में डुबोकर रखे ही हुए हैं और उसे हम पानी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा पानी का जो प्रभाव है वो झेल नहीं पाएगा। तो ठीक उसी तरह अगर पोटेशियम आयन जो है वो उसको रेगुलेट नहीं करेगा तो स्टोमाटा जो पोर्स हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो काम कर रहा है, जो एलिमेंट इन्वॉल्व है वो कौन है, पोटेशियम। और फिर रात के टाइम पे यही सेम प्रोसेस होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वाटर का रिमूवल होने लग जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस कह रहे थे। ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टोमाटा ओपन एंड क्लोजेस ड्यू टू वाटर एंड आयन मूवमेंट। H प्लस क्या है, हमारा आयन है। When the light falls on the part of the plant, chloroplast carries out photosynthesis and so on। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको पढ़िएगा। तो ये सारा वही प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्वलन हुआ है बिकॉज ऑफ वाटर जो है वो इस पे एंटर हो गया है ना, वाटर जो है वो इस सब्सिडायरी सेल से गार्ड सेल में एंटर हुआ, इस वजह से एंडोस्मोसिस प्रोसेस हुआ। और जब वाटर यहाँ से निकल जाता है तो ये गार्ड सेल जो है वो श्रिंक हो गए, ठीक, सिकुड़ गए। तो इस वजह से इसको हम क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कहते हैं और इसको हम ओपन स्टोमाटा कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ब्लू लाइट, रेड लाइट, व्हाइट लाइट और ग्रीन लाइट। कल हमने इस पार्ट को भी एक बहुत ही प्यारे एक्सपेरिमेंट से समझा था, बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था। और उस एक्सपेरिमेंट को कौन से साइंटिस्ट ने किया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर जरूर बताएं। जब हम ये प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट जो था वो कौन से साइंटिस्ट ने किया था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर बताना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और आप सीरियसली अपने ACF एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा था कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में जो फोटोसिंथेसिस का रेट था वो काफी ज्यादा हाई था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होती है, ज्यादा रेट, फोटोसिंथेसिस का रेट जो सबसे ज्यादा होता है वो कौन सी लाइट में होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है रेड लाइट। रेड लाइट के बाद आता है ब्लू लाइट, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज रेड लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The minerals involved in splitting reaction during photosynthesis is, यानी कि जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब वाटर जो है स्प्लिट हो जाते हैं H पॉजिटिव
और ऑक्सीजन में, तो वहां पर कुछ मिनरल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो मिनरल्स कौन है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट मैंगनीज एंड क्लोरीन। ये मिनरल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है, और उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2 donor during photosynthesis is NADPH। ठीक, H2 जो है डोनेट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो कौन करता है? NADPH करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पर फोटोसिंथेसिस जो है वो काफी अच्छे से होती है, दैट इज योर व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है तो सबसे पहले क्या होता है? सनलाइट जो है उसे ट्रैप किया जाता है, और सनलाइट जहां पर ट्रैप कर रही होती है वो आपका क्या होता है? वो किसके थ्रू होता है? पिगमेंट्स के थ्रू होता है। तो वो जो पिगमेंट है वो कहाँ पर काम कर रहे होते हैं? ग्राना थाइलाकॉइड में काम कर रहे होते हैं। अब मैंने आपको पिगमेंट्स के जो नाम है वो नहीं बताए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हायर स्टडीज हो जाती है, जिसको हम 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं, बायोलॉजी वाले। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वाटर जो है, वाटर सॉल्युबल यानी कि कौन सा पिगमेंट जो है जो कि पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, सेंथोफाइल, एंथोसायनिन एंड क्लोरोफिल बी। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये मेन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये एक्सेसरी पिगमेंट होता है। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर व्हाट? एंथोसायनिन। एंथोसायनिन जो पिगमेंट है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, और ये पिगमेंट जो है वो किस में काम करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पर वो वर्क कर रहा होता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In light dependent reaction of photosynthesis, light energy is converted to, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी कल किया हुआ है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी और NADPH पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर व्हाट? ATP एंड NADPH पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the site of light reaction of photosynthesis। Okay, वो साइट कौन सा है जहां पर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस काम कर रहा होता है? अभी मैंने बताया कि जो पिगमेंट्स हैं वो ग्राना थाइलाकॉइड में काम कर रहे होते हैं। तो वो साइट कौन सी है जहां पर लाइट रिएक्शन होता है? वो साइट कौन सी है? हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिसको हम ग्राना थाइलाकॉइड भी कहते हैं। अगर आपको यहाँ पर ग्राना ऑप्शन दिया होगा इन केस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन तो वो भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा में क्या हो रहा होता है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का पार्ट होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरीके से दिखाया था। आपको एक एक पार्ट जो है उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि एक भी लेक्चर को स्किप मत कीजिए। चलिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस डेफिनेटली ग्लूकोज। लाइट रिएक्शन जो है वो ग्लूकोज प्रिपेयर नहीं करता। लाइट रिएक्शन क्या प्रिपेयर करता है? NADPH, ATP और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब क्या हुआ? H पॉजिटिव। वाटर जो है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? फोटोलिसिस के टाइम पे H पॉजिटिव और ऑक्सीजन में। तो H पॉजिटिव ही क्या होते हैं? हमारे प्रोटॉन्स। बट वो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं करता। ग्लूकोज जो है वो डार्क रिएक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। मैंने थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
आप ही के सेक के लिए मैं वीडियोस जो है मैं बना रही हूँ, बट मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो कि बाकी वीडियोस में मिल रहा था। सो अब आप देख लीजिए कि आपको अपना एग्जाम जो है वो क्लियर करना है या नहीं करना है। अगर क्लियर करना है तो प्लीज 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 वीडियो जो है वो एंड तक देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड सो बिकॉज, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन होता है वो डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन के नाम से क्यों जानते हैं? ऑप्शन ए, बिकॉज इट अकर्स इन डार्क। नो, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो जाता है, उस रिएक्शन को होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा क्यों होता है ये भी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ लाइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइट पे तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि वो लाइट की क्वालिटी कैसी है ना। अगर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, कैसी लाइट है तो उस पर तो डेफिनेटली डिपेंड करती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती डेफिनेटली कि लाइट कितने देर के लिए है, क्योंकि हमने ऐसे रिएक्शन, हमने जब डार्क रिएक्शन देखा तो डार्क रिएक्शन में अगर लाइट नहीं भी है तब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो तो चल रहा है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर, वेरी गुड क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज अ डैश प्रोसेस, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, एक्सोथर्मिक, मेटाबॉलिक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। अगर हम एनाबॉलिक एनाबॉलिक की बात करें तो एनाबॉलिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, है ना। हमने देखा है फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज योर व्हाट C6H12O6। तो जहां पर सिंपलर कंपाउंड मिलकर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। फिर बात आती है कैटाबॉलिक प्रोसेस की। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, यूजुअली ये हम ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है और एनिमल्स में देखा जाता है, यानी कि उन सभी ऑर्गेनिजम्स में जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट आप अभी देख लीजिए कि कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जहां पर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक जस्ट इसका अपोजिट होता है, सिंपलर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। फिर देखते हैं मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक इज इक्वल टू मेटाबॉलिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैटाबॉलिक क्या होता है, एनाबॉलिक क्या होता है और मेटाबॉलिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक तो आपको पता ही है, जहां से हीट, जब कोई रिएक्शन हो रही होती है और जिसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, ऐसे प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द मेटल
present in chlorophyll A and chlorophyll B? तो our correct option is magnesium. हमने देखा हुआ है जो मेटल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल का, जब स्ट्रक्चर हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि सेंटर में जो पोरफिरिन रिंग था उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट था? मैग्नीशियम. क्लोरोफिल ए जो है वो हमारा मेन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल बी जो है एक्सेसरी पिगमेंट होता है. मतलब ऐसा समझ लीजिए कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है बी. जो मेन रूप से फंक्शन कर रहा होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, और जो उसको असिस्ट कर रहा होता है वो होता है बी. इस तरीके से आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हुआ? वो पार्ट जहां पर फोटोसिंथेसिस जो पूरा प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कर रही है, जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड में ही जो काम कर रहा होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का वो है थाइलाकॉइड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following statements are true regarding photosystems? ठीक, तो यहाँ पर क्या है? फोटो सिस्टम बोला है आपको, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फोटो सिस्टम्स आर अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स पैक्ड इनटू थाइलाकॉइड्स. डेफिनेटली फोटो सिस्टम क्या होता है? क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, और कहाँ पर पैक्ड होता है? वो थाइलाकॉइड्स में. अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा तो एक जो था कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड का, वो बेसिकली क्या है? एक क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट्स का पैक्ड स्ट्रक्चर है, जो कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था क्लोरोप्लास्ट का. ठीक, तो वो उस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम कहते हैं. मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो करेक्ट है. फिर नेक्स्ट क्या बोला है? मैनी प्रोकैरियोट्स हैव ओनली वन फोटो सिस्टम. तो ये भी करेक्ट है. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जो कि सेल का अपडेटेड वर्जन होता है, दैट इज योर व्हाट? प्रोकैरियोट्स. ठीक, हैव ओनली वन फोटो सिस्टम. तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो फोटो सिस्टम के लिए करेक्ट हैं. तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लाइट को ट्रैप करना, है ना, और फिर उसी लाइट से एक्साइटमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो टेक प्लेस कर रही होती है. तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड from the simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding is called autotrophic nutrition. Our correct answer is option number C. Next question देखते हैं. Which of the following statements about the autotrophs is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स के लिए गलत स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो ये तो करेक्ट है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, किससे किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई. नेक्स्ट है क्या? दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. फिर क्या है? दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द इंटरनल सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज स्टार्च. ये भी कल मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफ्स में जो एनर्जी रिजर्व होती है वो किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वहीं हेट्रोट्रॉफ्स में या एनिमल्स में जो एनर्जी रिजर्व होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व होती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The opening and closing of the stomatal pore depends upon water in gut cells. तो our correct option is option number C. ये भी हमने ऑलरेडी इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, वर्किंग है स्टोमेटा का, वो भी हमने देख लिया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन of our MCQ series, that is your what? Name the physiochemical process in which chemical energy
is produced by light energy with the help of a photosynthetic organism. तो our correct option is option number A. ओके यहाँ पर ये जो है ये बार बार आ गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक, तो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बस यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन दे दी गई है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो उसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। कल जो है मैंने आपको फिजियोकेमिकल टर्म जो है इसको भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि अगर आपका थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर हो गया है तो एमसीक्यूज कैसे भी आ जाए आप जो है उसको छोड़कर नहीं आएंगे। जिस तरीके से आप बार बार अर्ज करते रहते हैं ना कि मैम एमसीक्यू सोल्व करवाइए, एमसीक्यू सोल्व करवाइए, तो आप देख लीजिए कि अगर जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यूअर है उसने अगर मेरा थ्योरी पार्ट जो है वो अच्छे से कवर किया हुआ है बिल्कुल ईमानदारी से, तो आज का एमसीक्यू का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उससे नहीं बनता होगा, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि थ्योरी वाले पार्ट को आप अच्छे से कीजिए, कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड कीजिए, एमसीक्यूज जो है वो अपने आप आपसे बनते चले जाएंगे। तो आई होप डियर व्यूवर्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, goodbye viewers, thanks for watching, thank you so much.